वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा निबंध लेखन का कार्यक्रम लगातार चल रहा था और इसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। ये चौथा टॉपिक है। इसमें निबंध लेखन की ये जो श्रृंखला है इसको एक बार देखकर जरूर जाइएगा। यूपीपीसीएस मेंस के लिए ये निबंध काफी उपयोगी है। अति संभावित जो शीर्षक है उन्हें चुना भी गया है। देखिए, ये बताया गया था कि किसी भी अच्छे निबंध को लिखने के लिए पहले उसे फ्रेम कर लेना चाहिए, यानी उसका ढांचा तैयार कर लेना चाहिए ताकि देखने में वो निबंध एक व्यवस्थित ढंग का बने और गलत दिशा में ना जाए। जितनी आवश्यक बातें हैं वो सब उसमें शामिल हो, कहीं छूटे ना, और अनावश्यक चीजें उससे बाहर रहें। तो यहाँ प्रारूप बनाने का कुछ तरीका हो सकता है, हालांकि बहुत सामान्य प्रारूप बना हुआ है। देखिए, पहले तो महिला सशक्तिकरण क्या है इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है, ज्यादा नहीं। यहाँ थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करना है। बस इतना करना है कि सशक्तिकरण का जो वास्तविक अर्थ है वो आपको समझ में आ जाए। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो सशक्तिकरण लिखा हुआ है तो इसमें ये ऐसे त पे बड़ी की मात्रा होती है। जब संधि की जाती है ना तो सशक्तिकरण होता है। खैर, अब इसमें देखते हैं। अर्थ और परिभाषा आप पहले लिख लीजिए, और अर्थ और परिभाषा में ज्यादा समय नहीं लगाना है, मतलब थोड़ा सा, बस इतना काफी है। 2 या 4 लाइन महिला सशक्तिकरण क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। उसके बाद अब आवश्यकता क्यों पड़ी है, और आवश्यकता जब क्यों पड़ी है तो यही से आप एक काम करें कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, सरकारी योजनाएं हैं, उसको इसके साथ मिक्स करके लेकर चलिए। मतलब आजादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी महिलाओं के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं चलाई गई या चलाई जा रही हैं उनका नाम उल्लेख करते हुए, हालांकि सबको उल्लिखित करना ये मतलब संभव नहीं है क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। जितनी भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनका उल्लेख करते हुए आपको ये दर्शाना होगा कि इन योजनाओं में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, संक्षेप में, ज्यादा लंबा नहीं। और उसके बाद ये दिखाना पड़ेगा कि इन सारी योजनाओं का महिलाओं को कितना असल फायदा पहुंचा। महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, वो भी कैसे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके थ्रू, मतलब उसके द्वारा कितना लाभ पहुंचा है। तो लाभान्वित महिलाएं हुई अथवा नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो उसके पीछे क्या वजह थी, मतलब कहां पर कमी रह गई जिसकी वजह से इन्हें लाभ नहीं मिल पाया, और इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, कहां पर मतलब महिलाओं की ओर से चूक हो गई है, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करने में कहीं समस्या हुई है, या समाज का ही कुछ दृष्टिकोण ऐसा है जिससे कि महिलाओं को उतना उचित लाभ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो इन सारे पहलुओं पर गौर करते हुए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहिए। ये निबंध का आकार होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं, कुछ चीजों को हम छांट भी देंगे। पहली चीज तो हेडिंग नहीं डालनी, हेडिंग बिना डाले लिखिएगा। परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पे सशक्तिकरण शब्द की परिभाषा दी गई है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू करें तो बेहतर होगा। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा से है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और खुद के फैसले खुद लेने का अधिकार दे। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, सशक्त बनाना। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो फेमिनिज्म है, मतलब नारीवाद है। नारीवाद नहीं है। नारीवाद तो वो होता कि महिलाओं को सर्वोपरि रखने की अवधारणा उसमें होती। यहाँ महिलाओं को बराबरी का हक, जैसे पुरुषों के पास अधिकार है उन्हें अपने फैसले खुद लेने का, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हक है, ठीक वैसा ही अधिकार महिलाओं को, यानी बराबरी का दर्जा। दोनों बराबर हो, महिला भी बराबर हो और पुरुष भी बराबर हो, दोनों में कहीं भी असमानता ना हो, कोई ऊंचा कोई नीचा ना हो। ऐसा ना हो कि महिला ही बहुत ऊपर हो जाए तो फिर पुरुष को भी सशक्त बनाने के लिए तब पुरुष सशक्तिकरण करना पड़ेगा। तो वो स्थिति नहीं, समाज में असमानता न रहे, कुल मिलाकर ये प्रयास। अब सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए है, आर्थिक विकास को गति देने के लिए है, और राष्ट्र के विकास के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियां वही सामाजिक हैं, ज्यादातर सामाजिक मानदंड है, मतलब जो पैमाने बना दिए गए हैं वो नष्ट होने का नाम नहीं ले रहे। उसके अलावा धार्मिक आडंबर है, रूढ़िवादी परंपरा है, और जो पुरुष प्रधान समाज है वो तो है ही है। लैंगिक भेदभाव है, शिक्षा का अभाव है, कार्यस्थल पर शोषण है, असमान वेतन भी मिलता है, और श्रम बल में निरंतर गिरावट आ रही है, ये सारी चीजें। अब सशक्तिकरण के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो आप आजादी के बाद से जितनी है उनको लेकर चलिएगा। फिलहाल यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग का जिक्र किया गया है, तो आयोग का उल्लेख आप अलग से करें, योजना में मत करिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ महिला आयोग के बारे में बताया गया कि 1990 में जो भारतीय संसद में अधिनियम पारित हुआ था उसके तहत 1992 में इसका गठन किया गया। ये सांविधिक निकाय है, और यह शिकायत जो महिलाओं से, मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतें मिलती हैं तो उसको स्वतः संज्ञान में लेता है और संवैधानिक हितों और कानूनी सुरक्षा के उपाय करता है। उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के लिए निदान और विकास प्रक्रिया हेतु 2002 में महिला आयोग का गठन किया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं वर्ष 2004 में कानूनी आदान प्रदान करने के लिए
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 बना था और 2007 और 2013 में कुछ संशोधन किया गया था। इस प्रकार की कुछ चीजें हम देखते हैं। अगली जो योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये तो काफी फेमस है। अब इसमें आप उल्लिखित कर सकते हैं कि यह एक सामाजिक अभियान है। 22 जनवरी 2015 को जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय कहला रहा है, तो इन तीनों मंत्रालयों के संयुक्त उपक्रम से इसको शुरू किया गया था। और शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप ये जगह आपको पता होनी चाहिए। पानीपत हरियाणा वाला जो स्थान था, वहां से ये शुरू हुआ था। भेदभाव जो महिलाओं के खिलाफ है उसका उन्मूलन करना, महिलाओं के लिए कल्याण सेवाएं जो है उनमें जागरूकता बढ़ाना, गिरते लिंगानुपात को ऊपर उठाना यानी उसे उन्नयन देना, साथ में लिंग भेदभाव समाप्त करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। तो इस योजना के बारे में आप और ज्यादा डिटेल में लिख सकते हैं। चाहे तो इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि बीच में ऐसे डब्बा बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीच में लिखा और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसको ऐसे एरो बनाकर जो फ्लो चार्ट वाला तरीका होता है उसके माध्यम से लिख दिया, देखने में अच्छा लगेगा। इसमें वो गुंजाइश है। इसके बाद वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, इस तरह की योजना है। महिला शक्ति केंद्र योजना है। महिला शक्ति केंद्र का मतलब क्या है? यह योजना महिलाओं के संरक्षण सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम मिशन के तहत। अम्ब्रेला स्कीम मिशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक बड़ा अम्ब्रेला प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट या छोटी छोटी योजनाएं चल रही होती है, तो वही चीज है। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम मिशन के तौर पे या मिशन स्कीम के तौर पे महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका भी उद्देश्य वही है, ग्रामीण महिलाओं की सामूहिक भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और क्षमता का अनुभव कराने के लिए काम कराना होता है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर काम करती है। उज्ज्वला योजना को तो आप जानते ही हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर वाला, तो उसको लिख लीजिएगा, मतलब कब से शुरू हुई और उसमें महिलाओं को कितना लाभ मिला। असली जो पॉइंट है ना, वो योजना के तथ्यों को गिनाना नहीं है, बल्कि योजना की सफलता को गिनाना है कि महिलाओं को कितना उससे फायदा पहुंचा। तो ये चीज है। और महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य उससे मिला। और WHO ने भी इस मामले में तारीफ की थी उज्ज्वला योजना की कि वायु प्रदूषण को इसने कम किया है, मतलब फेफड़े की समस्याएं जो है वो इससे कम हुई है, ऐसा मानना था। कितनी कम हुई है वो एक कागजी रिकॉर्ड है। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी योजना है, तो इसमें 28 अप्रैल 2017 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई ये योजना है। महिलाओं के जन्म पे, मतलब बेटियों के जन्म पे आर्थिक सहायता देने की योजना है। उसके बाद भाग्यश्री योजना को आप देख रहे हैं, तो ये जो है ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। आप चाहें तो यूपी गवर्नमेंट की सिर्फ स्कीम डाल सकते हैं, भारत सरकार की योजना डालिए और उत्तर प्रदेश सरकार की डालिए, क्योंकि ये यूपी का एग्जाम है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है, इसे आप देख रहे हैं। तो यह योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से है। 2 बेटियां इसका लाभ ले सकती हैं एक परिवार की। 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का बैंक खाता खोला जाता है और प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। 18 वर्ष का होने पर आधा पैसा और 21 वर्ष का होने पर पूरा पैसा निकालकर खाता बंद कर दिया जाता है। तो अब ये एक चीज है। अब इसका फायदा पूरा महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें जो पैसा होगा उस पर उनका हक ही नहीं रहेगा। भले ही बैंक अकाउंट उनका है, लेकिन उसको संचालित करने का ठेका किसी पुरुष के जिम्मे, ऐसी स्थिति, या किसी और व्यक्ति के जिम्मे जो कि उससे दूसरा ही खर्च निकालेगा। तो इससे महिलाओं को लाभ नहीं मिला या मिलेगा, ये एक संभावना हो सकती है। तो आप बहुत सारी चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं। योजना को बीच में रखिए और फ्लो चार्ट से सारे जो उसके पॉइंट है उसको दर्शा दीजिए और उसके बाद नीचे एक पैराग्राफ लिख दीजिए कि इसका कितना फायदा महिलाओं को पहुंच रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही, ऐसे लिखना है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण मिशन है, राष्ट्रीय स्तर पर है, तो भाई इसको ध्यान दीजिएगा। 2010 में शुरू किया गया था और विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों का इसमें सहयोग था। अध्यक्षता प्रधानमंत्री के हाथ में थी और कई सारी समितियों के गठन का भी प्रावधान था। कार्य क्या था? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, हिंसा समाप्त करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देना, जो कि ज्यादातर योजनाओं का होता है। इसके बाद मिशन शक्ति को देखते हैं। तो ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है और इसका उद्देश्य महिलाओं और बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकना है और सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। क्योंकि अपराध की जो सुनवाई होती है महिलाओं से संबंधित, उसमें भी जब रिपोर्ट दर्ज कराने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुलिसिया चक्कर होता है उसमें कई बार जितना जो अपराध है उसमें मानहानि नहीं हुई थी, उससे ज्यादा उस थाने का चक्कर लगाने में मानहानि हो जाती है। मतलब एक तरह से जो मानसिक उत्पीड़न है उसे झेलना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए। और सबला योजना जो है इसे आप देख लीजिए, 1 अप्रैल 2011 को इसको शुरू किया गया था महिला बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में। यहाँ आप इसका जो पॉइंट है उसको लिख सकते हैं। हालांकि योजना के जो फैक्टर है उनको इतना ज्यादा डिटेल में जाके लिखने की आवश्यकता नहीं है। मूल चीज ये है कि योजना शुरू कब हुई थी और उसका कितना लाभ महिलाओं को पहुंचा, बस इतना ही लिखना है।
उसके बाद नारी शक्ति पुरस्कार है, इसको आप देख लीजिएगा 1999 में शुरू किया गया था। उचित कार्य जो मतलब प्रोत्साहित करने वाले कार्य हैं उसको करने हेतु पुरस्कार दिया जाएगा, आर्थिक सहायता प्रमाण पत्र आदि। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मतलब महिलाओं की शिक्षा के लिए जो बच्चियां हैं उनको आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना, वहाँ भोजन और कपड़े उपलब्ध कराना ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। अब इसमें केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का विभाजन होता है, तो आमतौर पर ये 75-25 का आंकड़ा होता है, मतलब इतने रेशियो में 75% जो उसका शेयर है वो केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। तो ये चीज़ है, 2004 में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद आप देखें इस तरह की और भी योजनाएं हैं, जैसे कि ई हार्ट योजना है, ये आप लिख सकते हैं। तमाम योजनाएं, सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि अनदर स्टेट का लिखने से पहले उत्तर प्रदेश का और जो राष्ट्रीय स्तर की महिलाओं से संबंधित योजना है उसको शामिल करिए। और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की जितनी भी इस तरह की स्कीम है उनको ढूंढ डालिए और उनको एक साथ शामिल करके ये दिखाने का प्रयास करिए कि इन योजनाओं का कितना लाभ पहुंचा। तो इन सभी योजनाओं को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए महिलाओं की स्वतः जो स्व जागरूकता है वो अनिवार्य है। समाज इसमें जागरूक होकर या जो सरकार है वो जागरूक होकर उतना नहीं कर पाएगी जितना कि महिलाएं खुद जागरूक होकर कर लेंगी। मतलब अपने हितों के प्रति खुद जागरूक होना पड़ेगा, कुल मिलाकर बात ये है। बाकी सरकारी मशीनरी में जो दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें नीति क्रियान्वयन में दिक्कतें होती हैं, तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है। और पुरुषवादी समाज को अपनी जो मानसिकता है उसको भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है ताकि योजनाओं का जो पूरा लाभ है वो महिलाओं तक पहुंच सके। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।